नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पे। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने यहां पर 20 क्वेश्चन कवर किया है। और कल की डेट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया था। और ये क्वेश्चन साथियों एक क्वेश्चन बैंक के थ्रू आपको बताया जा रहा है, जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी छात्र आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको उसके बारे में जरूर जानकारी दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जहां पर पूछा जा रहा है कि किसी डीसी जनित्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा विचुम्बकन या चुंबकन या क्रॉस चुंबकन या अनुचुंबकन। तो साथियों इसमें जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी क्रॉस चुंबकन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्योंकि कोई भी डीसी जनरेटर का जो असंतृप्त पोल होता है उस पर आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव होता है वो क्रॉस चुंबकन होता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। ए ऑप्शन घूर्ण दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान, बी ऑप्शन है घूर्ण दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, सी ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव के समान, डी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव के समान। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, घूर्ण दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है। ए ऑप्शन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन आर्मेचर के समांतर क्रम में, सी ऑप्शन लोड के श्रेणी क्रम में, डी ऑप्शन लोड के समांतर क्रम में। तो साथियों इसका जो यहाँ पर संयोजन किया जाता है वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। मतलब कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स जो जुड़े होते हैं वो आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को रखना चाहिए। ए ऑप्शन ज्यामितीय उदासीन अक्ष अर्थात जीएनए पर, बी ऑप्शन चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात एमएनए पर, सी ऑप्शन है जीएनए तथा एमएनए दोनों पर, सॉरी इनके मध्य में, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है कहीं भी। तो साथियों इसको हम कहाँ पर रख सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको यहाँ पर हम रख सकते हैं एमएनए पर। मतलब कि यदि हमको ज्यादातर इफिशियंसी प्राप्त करना है, दक्षता को इंग्लिश में बोला जाता है इफिशियंसी, और यदि हमको उच्चतम इफिशियंसी प्राप्त करना हो तो डीसी जनित्र में जो ब्रशों को रखा जाएगा वो एमएनए पर रखा जाएगा, मतलब कि चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र उपयोग होगा। मतलब उस जनरेटर का नाम पूछा जा रहा है जो जनरेटर हम काम में लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है ए ऑप्शन ओवर कंपाउंड जनित्र, बी ऑप्शन फ्लैट कंपाउंड जनित्र, सी ऑप्शन अंडर कंपाउंड जनित्र, और डी ऑप्शन है डिफेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ओवर कंपाउंड जनित्र, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। ए ऑप्शन कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना, बी ऑप्शन आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, सी ऑप्शन जनित्र के चारों ओर की वायु का शुष्क होना, डी ऑप्शन जनित्र पकड़ पर कम लोड संयोजन करना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा होना। ये आपका सही हो जाता है, सबसे बड़ा रीजन इसका यही होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि
किसी डीसी जनित्र का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है। ये एक सूत्र होता है साथियों, जो कि समीकरण के अनुसार इसको ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिल रहा है, सही समीकरण, ये आपका होगा प्लस में, मतलब कि E बराबर भी प्लस IA इंटू RA। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे समीकरण दे रखे हैं, लेकिन इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र की घूर्ण दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा। ए ऑप्शन, करंट प्रवाह शून्य हो जाएगा। बी ऑप्शन, करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। सी ऑप्शन, करंट प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र की दक्षता अर्थात एफिशिएंसी होती है। ए ऑप्शन 60% से 80% या 70% से 20%। सी ऑप्शन है 85% से 95 तक। और डी ऑप्शन दिया गया 100%। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 85% से 95% तक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। ए ऑप्शन, ताम्र हानि। बी ऑप्शन, एडी करंट क्षति। सी ऑप्शन, हिस्टैरिसीस क्षति। डी ऑप्शन, वायु घर्षण क्षति। तो साथियों, ऑप्शन में आपका जो ए ऑप्शन दिया गया ताम्र क्षति, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, डीसी जनरेटर में ऐसी एक क्षति है जिसको ताम्र क्षति बोला जाता है। ये लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। और ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि मशीन के चलती हालात से घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। किसकी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है, सॉरी कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है। जैसे कि मूल लंबाई का 1/2 पर, या मूल लंबाई का 1/3 पर, या मूल लंबाई के 3/4 पर, या मूल लंबाई के 2/3 पर। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये 2/3 लंबाई पर इसको बदलना होता है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटर बोला जाता है, घिसा हुआ पाया गया। सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उत्तम उपाय क्या है। सैंड पेपर जो यहाँ पर बालू पेपर होता है साथियों, उसकी बात किया जा रहा है। और ए ऑप्शन दिया गया आर्मेचर बदल दिया जाए। बी ऑप्शन दिया गया कम्यूटेटर बदल दिया जाए। सी ऑप्शन है कम्यूटेटर को लेथ पर टर्न कर लिया जाए। और डी ऑप्शन है कम्यूटेटर को सीटीसी से साफ किया जाए। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कम्यूटेटर बदल दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश तनाव से क्या होगा तब। ए ऑप्शन, मशीन का वेग कम हो जाएगा। बी ऑप्शन, निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी। सी ऑप्शन, निर्गम वोल्टता बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन, दिक् परिवर्तन अतिरिक्त होगा और सतह घिस जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, दिक् परिवर्तन अतिरिक्त होगा और सतह घिस जाएगा। डी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग करने हेतु जनरेटर काम में लेंगे, मतलब कि कौन से जनरेटर का हम प्रयोग में लेंगे यदि हमको आर्क वेल्डिंग करना है तब। ए ऑप्शन दिया गया डीसी सीरीज जनरेटर। बी ऑप्शन है डीसी शंट जनरेटर। सी ऑप्शन है डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर। और डी ऑप्शन दिया गया कम्युनिटिव कंपाउंड जनरेटर। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं।
जैसे कि मुख्य ध्रुव या इंटरपोल, या सी ऑप्शन है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, या डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इंटरपोल। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनरेटर के घूर्णन करने वाले भाग को कहते हैं। मतलब कि जो घूमने वाला भाग होता है जनरेटर में, जो आपको स्पीड में देखने को मिलता है, उस चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो जो घूमता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि आर्मेचर, या ब्रश होल्डर, या योक, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, जो घूमने वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर इस जनरेटर की केस में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्मेचर की आकृति होती है बेलनाकार, या वृत्ताकार, या त्रिभुजाकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेलनाकार। आर्मेचर की आवृत्ति कैसी होती है? तो बेलनाकार होती है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है, पोलो की संख्या से कम होती है, बी ऑप्शन पोलो के ज्यादा होती है, सी ऑप्शन पोलो के बराबर होती है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर पोलो के बराबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं दे रहा है, क्या कारण हो सकता है? तो देखिए साथियों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कार्बन ब्रश खराब हो सकता है, या और भी बहुत सारी चीजें उसमें खराब हो सकती है। लेकिन यदि बात करें कि वोल्टेज नहीं दे रहा है, तो उसमें यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो रीजन बनता है वो क्या बनता है? तो यहाँ पर घूमने की दिशा भी गलत हो सकती है, जिसके कारण वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसको भी हम सही मार सकते हैं। और कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश संपर्क सही नहीं है, ये भी आपका रीजन बन सकता है। और यहाँ पर देखिए रिज्यूल्ड मैग्नेटाइज्म खत्म हो गया, ये भी सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं, मतलब कि किसके क्रम में किया जाता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, या संट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, या भार के श्रेणी क्रम में, या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। ये जो यहाँ पर किया जाता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको आंसर इसका नहीं मालूम है तो अगली वीडियो में इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है। तो डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में की जाती है? वाट में, किलोवाट में, या एम्पियर में, या इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन से छात्र यहाँ पर सही आंसर दे पाते हैं।